गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं का हिंदी सब्जेक्ट के पुस्तक कृतिका। कृतिका में पाठ 1 जो है वो है माता का अंचल। तो इस पाठ के लेखक हैं शिव पूजन सहाय, और शिव पूजन सहाय जी को ही इस पाठ में भोलानाथ के नाम से जाना गया है। तो इनका उद्देश्य क्या है ये पाठ लिखने का? इनका उद्देश्य है कि बच्चों की बाल्यावस्था यानी कि बच्चों का जो बचपन है कि दुनिया की सजीव तस्वीर अंकित करना है। यानी कि इन्होंने बताया है कि ये जो लेसन जो लिखा है उन्होंने 1930 के आसपास लिखा है, यानी 1930 में ये लेसन लिखा था। तो जब बच्चों का बचपन कैसा होता था और आज का बचपन कैसा है, इन दोनों में इन्होंने फर्क बताया है। दूसरा इन्होंने ये बताया है कि इस पाठ को जब आप पढ़ोगे तो आपको आपका बचपन याद आएगा। बचपन में माता पिता का लाड प्यार दुलार आपको याद आएगा। उस वक्त की जो ग्राम्य यानी कि गांव की जो संस्कृति होती थी वो कैसी होती थी। जितने भी जब खेल खेलते थे तो वो सारे के सारे खेल जो है वो समाज से जुड़े हुए थे। तो यही सारा कुछ इस पाठ के अंदर हमारे को देखने को मिलेगा। तो इस पाठ का मेन जो मैं सारांश है मैं पढ़ के आपको सुना देता हूं, तो आप इसे ध्यान से सुनिएगा। पाठ का नाम है माता का अंचल, यानी कि माता की गोद, मां का आगोश, बाहों में भर लेना, यानी कि यही इसका शाब्दिक अर्थ बनता है। तो ये पूरा का पूरा जो पाठ हम पढ़ेंगे तो ये पूरा का पूरा पाठ पढ़ने से हमारे को पता चलेगा कि बच्चे सबसे ज्यादा अपने पिता के आसपास ही घूमते रहते हैं, पिता के साथ ही खेलते खेलते रहते हैं। लेकिन इसमें लास्ट में जाकर के ही सिर्फ माता का थोड़ा सा जिक्र आता है। तो माता क्या होता है कि बच्चे जब भी डरते हैं, उनके ऊपर किसी तरह की कठिनाई आती है या कोई किसी तरह की मुसीबत आती है तो वो भाग करके माता के अंचल में ही जाएंगे, माता की गोद में ही जाएंगे। यही कुछ बताना उनका यहाँ पर उद्देश्य रहा है। तो देखिए, पढ़ के देखते हैं हम पाठ माता का अंचल। शिव पूजन सहाय जी का लिखा हुआ है ये। प्रस्तुत पाठ श्री शिव पूजन सहाय के देहाती दुनिया नामक उपन्यास का अंश है। देहाती दुनिया एक उपन्यास लिखा था, नॉवल लिखा था इन्होंने। तो उसी नॉवल के अंदर से कुछ एक हिस्सा लिया है इन्होंने। देहाती दुनिया हिंदी साहित्य का पहला आंचलिक उपन्यास है। आंचलिक उपन्यास का मतलब यानी कि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उसी क्षेत्र में उसी एरिया के शब्दों को लेना, उसी एरिया की भाषा बोली को यूज करना, तो उसे ही क्या बोलते हैं, आंचलिक शब्द या आंचलिक भाषा, आंचलिक जो भी हम लिखते हैं। इसे शिशु भोलानाथ के चरित्र को मध्य में रखकर रचा गया है। अब भोलानाथ यानी कि जो शिव पूजन सहाय है, इनका मूल नाम तारेश्वर नाम था, तारकेश्वर नाम था इनका। तो इनका नाम भोलानाथ क्यों लिखा है इसमें? क्योंकि इनके जो पिता थे इनको भी क्या है, भभूत, भभूत यानी कि जिसे आप पंजाबी में स्वा बोलते हैं, हिंदी में राख बोलते हैं, और उस राख के इसके माथे पर लगा देते थे और वो एक बम बम भोला से बन जाते थे। तो इसी प्रकार उनका नाम भोलानाथ इस पाठ में पड़ गया। तो संकलित अंश में ग्रामीण अंचल और उसके चरित्रों का एक अद्भुत चित्र अंकित किया गया है। बालकों के खेल, कौतूहल, मां की ममता, पिता का प्यार, लोकगीत आदि एक साथ चित्रण किया गया। इन सब का बाल सुलभ मनोभावों की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। साथ ही तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का भी उल्लेख किया गया है।
तो देखिए इस पाठ का सार किस तरीके से होगा। लेखक अभी बच्चा ही था कि वह अपने पिताजी के साथ प्राय शीघ्र उठकर स्नान आदि करके पूजा करने बैठ जाता था। यानी कि पिता के साथ ही, यानी कि पिता जो जैसे भी करते हैं वैसे ही बच्चे उसी संस्कार में ढल जाते होते हैं। वह अपने पिता से जिद करके माथे पर त्रिपुंड लगवाया करता था। त्रिपुंड का मतलब होता है, यानी कि एक तो टीका हम लगा देते हैं सीधा, और एक होता है 3 लाइनें खींच लेना माथे पर। देखी होंगी 3 लाइनें खींची हुई, उसे त्रिपुंड बोलते हैं। अपनी लंबी लंबी जटाओं के कारण वह भोलानाथ अथवा बम बोला ही लगता था। लेखक अपने पिताजी को बाबूजी और माताजी को मैया कहकर पुकारता था। जब उसके पिताजी रामायण का पाठ करते तो यह भी वहां बैठ जाता था। वह वहां बैठा बैठा दर्पण देखा करता था। दर्पण का मतलब होता है शीशा देखना। जब उसके पिताजी उसकी तरफ देखते तो वह हंस पड़ता था। लेखक के पिता पूजा पाठ करने के पश्चात राम नामा बही पर 1000 बार राम नाम लिखते, फिर कागज के टुकड़ों पर 500 बार राम नाम लिखकर तथा उन्हें आटे की गोलियों में लपेटकर गंगा जी में मछलियों को खिलाने के लिए जाते थे। अब यानी कि रामनामा भई होती है, कोरे कागज होते हैं जिसके ऊपर राम 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 लिखा जाता है, और वो ऐसे 500 गोलियां बनाते थे और वो आटे में डाल करके उनको गंगा जी में तैराए आते थे, जहाँ मछलियां उनको खा जाती थी। भोलानाथ भी पिता के साथ गंगा तट पर जाता था। उस समय वह पिता के कंधों पर बैठकर मुस्कुराता रहता था। लेखक बचपन में पिता के साथ अनेक खेल खेलता था। कभी कभी कुश्ती भी लड़ता था और उनकी छाती पर बैठकर उनकी मूछें उखाड़ने लगता था। यानी कि बचपन में हम पिता के साथ कुश्ती करते हैं, उनके ऊपर उछलते कूदते हैं। पिता के साथ ज्यादा लाड प्यार होता है बच्चों का। तब उसके पिता उसे मूछें छुड़वाकर उसका हाथ चूम लेते थे। पिताजी उसके दोनों गाल चूमते व उन पर अपनी दाढ़ी रगड़ते थे। लेखक फिर उनकी मूछें उखाड़ने लगता और वे झूठ मूठ का रोने लगते। लेखक पिताजी के साथ भोजन करता। पिता उसे अपने हाथों से भोजन खिलाते थे। जब उसका पेट भर जाता था तो वह अपनी माँ से भोजन खाने की जिद करता। उसकी माँ कहती, क्या कहती देखो, जब आज भी कोई बहुत सारी ऐसी दुलारियाँ चल रही, लोरियाँ चल रही होती हैं, जिस तरह उस समय कौन सी लोरी चलती थी जब वो अपने बच्चों को भोजन खिलाती है, कहती है, जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। इसका कहने का मतलब क्या है कि मेरा बेटा बड़े बड़े टुकड़े खाएगा, बड़े बड़े मतलब कौर बुर्की खाएगा, तब दुनिया में ही उसको बड़ी जगह मिलेगी, तभी दुनिया में उसको कोई पूछेंगे, क्योंकि पहलवान बन जाएगा मेरा बेटा। ये कहने का मतलब है इस लाइन का। वह अपने पति को ताना देती हुई कहती हैं कि आप मर्द लोग बच्चों को खाना खिलाना क्या जानो। तब माँ उसे तोता, मैना, चिड़िया, मोर आदि पक्षियों के नाम लेकर भोजन कराती। कभी कभी माँ उसके बालों में चुल्लू भर कड़वा तेल लगा देती, उसके माथे पर बिंदी लगा देती, उसकी चोटी गूंथ देती तथा उसमें फूलदार लट्टू भी बांध देती, उसे रंगीन कुर्ता और टोपी पहना देती। तब वह गली में खेलने के लिए चल देते थे। तो ये सारा थोड़ा सा क्या था, बचपन में हम नहाना धोने से हम क्या रहते हैं, डरते रहते हैं। तब माँ क्या होती है, बच्चों को खींच के ले जाती है, उसको वो बच्चे रोते चिल्लाते रहते हैं, लेकिन फिर भी माँ उसको मसल मसल के उनको क्या करती है, नहला देती है, उनको सुंदर बना देती है। और इस तरह से तो बच्चे इस चीज समझते नहीं है कि माँ हमारे को सुंदर बना रही है। देखिए, लेखक बच्चों के साथ मिलकर तरह तरह के खेल खेलता था। वह मिठाइयों की दुकान सजाता तो कभी नाटक किया करता था। दुकानों में पत्तों की पूरियां
गीली मिट्टी की जलेबियां भी बनाई जाती थी। यानी कि उनको सच्ची मुच्ची का तो सम्मान कहाँ से आता था। यानी कि खेल खेलने के लिए मिट्टी ले ली, पत्ते तोड़ लिए, कोई रोड़े से होते हैं, डलियां होती हैं, ठीकरियां होती हैं, मटके टूटे मटके की ये ठीकरियां होती हैं, ये ले लेते हैं। कोई चूहेदानी पड़ी होती है बेकार की, वो ले लेते हैं। उनके ही खिलौने बना करके खेल लिया करते थे। आजकल के दुकानों से खिलौने नहीं लेकर के आते थे। तो इस तरह से इनके ये सारे के सारे उन्हीं खिलौनों को सच्ची का रूप दे देते थे ये। जब पिता उन्हें ऐसे खेलता देख लेता तो यह सबको तोड़ फोड़ देता और पिता हंसने लगते। इसी प्रकार लेखक घर बनाने का खेल वह विवाह रचाने, बारात को भोजन कराने के खेल भी खेला करता था। वह बच्चों के साथ मिलकर बारात का जुलूस निकालने का खेल भी खेलता था, जिसमें कनस्तर का तंबूरा बजता था। कनस्तर होता है लोहे का जो पीपा होता है, उसे कनस्तर बोला जाता है। आम के पौधे की शहनाई बजती, टूटी हुई चूहेदानी की पालकी सजाई जाती, समुदी बनकर बकरे पर चढ़ जाते थे। यह जुलूस चबूतरे के एक कोने से दूसरे कोने तक जाता। कभी कभी खेती करने का खेल भी खेला जाता। इस प्रकार के खेल और नाटक करना प्रतिदिन का काम था। यानी कि प्रतिदिन कोई ना कोई सामाजिक खेल ही खेला जाता था। इसीलिए हमारी जो पुरानी विरासत है, पुराना जो समाज है, वो मजबूत था आज के मुकाबले। क्योंकि आज हम सामाजिक खेल जानते ही नहीं हैं। समाज के जितने भी रीति रिवाज हैं वो लगभग भूल से गए हैं, टूट से गए हैं। कभी किसी दूल्हे के आगे चलती पालकी देखते तो जोर जोर से चिल्लाने लगते। एक बार एक बूढ़े वर ने लेखक मंडली को खदेड़ कर ढेलों से मारा। ढेलों का मतलब डले, उठा उठा के नीचे से डले मारे उनके। क्यों? क्योंकि लेखक और उनके कुछ शरारती दोस्त यानी कि बचपन में ये थे, तो एक बारात जा रही होती है, तो उसके अंदर जो जैसे पंजाबी में बोलते हैं लाड़ा, यानी कि जो दूल्हा होता है वो बूढ़ा था। उस बूढ़े को चिढ़ा के भाग रहे थे, वो चिढ़ा के भाग रहे थे, तो उसको गुस्सा आ गया और वो पालकी से नीचे उतरा और डले मार मार के उनके पीछे दौड़ा था। तो एक बार रास्ते में आते हुए मूसन तिवारी को बुढ़वा बेईमान कहकर चिढ़ा दिया। मूसन तिवारी ने भी उनको खूब डांटा। उसके बाद मूसन तिवारी स्कूल पहुंच गए। वहां चारों लड़कों में से बेजू तो भाग निकला। बेजू यानी कि भोलानाथ और लेखक का दोस्त है, शरारती था ये। किंतु लेखक और उसका भाई पकड़े गए। यह सुनकर बाबूजी दौड़ते हुए पाठशाला गए। गुरुजी से विनती कर बाबूजी उन्हें घर ले आए। लेखक और उसके मित्र एक बार मकई के खेत में चिड़िया पकड़ने घुस गए। चिड़िया तो पकड़ी नहीं गई और खेत में अलग होकर वे सब मिलकर राम जी की चिड़ई, राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट गीत गाने लगे। कुछ ही दूरी पर खड़े बाबूजी व अन्य लोग उनका यह तमाशा देखकर प्रसन्न हो रहे थे, राजी हो रहे थे। अब देखिए, किसी के खेत में जाकर के वहां पर मक्की तोड़ रहे हैं, लेकिन आज किसी के खेत में यदि घुस जाते हैं तो वो लाठियां लेके पीछे दौड़ते हैं, जब वो उनको देख करके हंस रहे हैं। इतना थोड़ा सा क्या है, ये बदल गया है हमारा समाज। टीले पर जाकर लेखक और उसका भाई अपने मित्रों के साथ चूहों के बिलों में पानी डालने लगे। कुछ देर बाद उनमें से श्री गणेश जी के चूहे की अपेक्षा सर्प निकला या सांप निकल गया। उससे वे इतने डर गए कि वहीं से रोते चिल्लाते भागते हुए घर आ गए। गिरते फिसलते व कांटे लग जाने के कारण सब लहूलुहान हो गई। तब सब अपने अपने घरों में घुस गई। उस समय बाबूजी बरामदे में बैठकर हुक्का पी रहे थे। अब बरामदे में बैठे थे, लेकिन जब भी बाहर से दौड़ के आते थे वो सीधे बाबूजी के ही गोदी में चढ़ जाते थे, उनकी मूंछें उखाड़ने लग जाते थे, उनके कंधों पे चढ़ जाते थे, शरारत करते थे। लेकिन आज उनको बाबूजी दिखाई नहीं दिए। क्यों? क्योंकि उनके सिर पे मुसीबत आई हुई थी, सांप का डर था। वे दोनों बच्चे अपनी माँ की गोद में जाकर छिप गए। उन्हें डर से कांपते हुए देखकर माँ भी रोने लगी।
वह व्याकुल होकर कारण पूछने लगी। वह उन्हें कभी अपने आंचल में छिपाती तो कभी गले से लगाती। माँ ने तुरंत हल्दी पीसकर लेखक और उसके भाई के घावों पर लगाई। उनके शरीर अभी भी कांप रहे थे। आंखें चाहकर भी नहीं खुलती थी। बाबूजी भी उन्हें अपनी गोद में लेने लगे, किंतु वे मां के आंचल में ही छिपे रहे। तो इस प्रकार हमारा ये माता का आंचल पाठ का सार खत्म हुआ है, समाप्त हुआ है। तो हो सकता है आपको ये लेसन अच्छा लगा और इसको आप ध्यान से सुनिए। इसको सुनने के बाद में आप अपनी बुक में से इसको अच्छे से पढ़िए, तभी जाकर आपको ये लेसन अच्छा लगेगा और आपको अपनी बचपन की दुनिया में खो जाओगे। बचपन की दुनिया आपको बहुत अच्छी लगेगी, याद आएगी और इसके क्वेश्चन आंसर मैं बना करके आपके पास भेज दूंगा। धन्यवाद।